हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, 2-4 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है। तो आज हम क्लास करेंगे लैब असिस्टेंट के लिए, ज्योग्राफी के लिए एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। टॉप मोस्ट एमसीक्यूज हैं। यूनिट 25 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है अक्षांश व देशांतर, ठीक है। सिलेबस में यूनिट 25 है अक्षांश व देशांतर, इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। डस्टर कहाँ गया यार। ये रहा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से मैं पहले आप लोगों को कुछ बता दूं, ठीक है। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बीच में एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल भी मैंने वीडियो बनाया था लेकिन क्या उसमें साउंड नहीं आया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व मानचित्र बनाया। ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों के पास और उनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा विद्वान था, कौन सा भूगोलवेता था जिसने सर्वप्रथम अक्षांश व देशांतर रेखाओं को आधार बना करके मानचित्र तैयार किया था। तो वो थे एनेक्सीमेंडर। कौन थे? एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर ये एक ग्रीक भूगोलवेता थे। कौन से भूगोलवेता थे? ग्रीक भूगोलवेता थे। इन्होंने क्या किया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को माना, काल्पनिक रेखाएं मानी और उनके आधार पर ही विश्व मानचित्र तैयार किया। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आधार बनाकर विश्व मानचित्र तैयार करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने बनाया था? एनेक्सीमेंडर ने। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल शब्द किसने दिया? भूगोल शब्द दिया इराटोस्थनीज ने, ठीक है। मानचित्र कला का जनक एनेक्सीमेंडर ने दिया, एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। इसके अलावा इराटोस्थनीज ने भी अपने मानचित्रों में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात की है। तो उन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितनी मानी है? 8 अक्षांश रेखाएं और 8 ही देशांतर रेखाएं मान करके मानचित्र तैयार किया है। इराटोस्थनीज एकमात्र ऐसे ग्रीक भूगोलवेता थे जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि को मापने का प्रयास किया था, ठीक है। आ रही है बात समझ में? सर्वप्रथम मैंने ऐसा नहीं कहा कि केवल वही थे। सर्वप्रथम इराटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को सही गणना करने का प्रयास किया था, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो होगा एनेक्सीमेंडर। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डस्टर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने कि भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण में, भूमध्य रेखा है अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण में धरातल पर स्थित किसी बिंदु की धरातल पर स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में स्थित धरातल पर किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, ये न्यून कोण हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ये आप लोगों से पूछा गया है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण के धरातल पर, तो उसे क्या बोलते हैं? आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, देशांतर है, अक्षांश है, मापनी है, कोणीय माप है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षांश। अक्षांश की परिभाषा ही यही है कि भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण में इस धरातल पर स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। आ रही है बात समझ में? 3 अक्षांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने पास। भूमध्य रेखा वाला, भूमध्य रेखा अक्षांश को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, वो है
कर्क रेखा कहा जाता है। इसके अलावा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो है उसे मकर रेखा कहा जाता है। इसके अलावा 90 डिग्री अक्षांश ध्रुव हैं जो उत्तर और दक्षिण दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पृथ्वी की जो परिधि है, ये भूमध्य रेखा जो है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये ग्लोब का वृहत्तम वृत्त माना जाता है, वृहत्तम वृत्त माना जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितनी है? ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या पूछी गई है भाई, ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितनी है? अब देखते हैं। एक तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। उसके बाद में 90 डिग्री, 90 उत्तरी गोलार्ध में हो गए और 90 ही दक्षिणी गोलार्ध में हो गए, ठीक है। एक बीच वाली 0 डिग्री हो गई। तो टोटल कितने हो गए? 90 90 180 प्लस 181 हो गए। कितने हो गए? 181 अक्षांश हो गए। आ रही है बात समझ में? अब आप लोगों को पूछ ले कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, यानी अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। अक्षांश तो टोटल कितने हैं? अक्षांश है 181। अब अक्षांश रेखाएं कितनी है वो पूछे आप लोगों से। तो एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, ठीक है। और एक जो आप लोग देखते हो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, वे एक्चुअल में एक पॉइंट है, ना कि कोई रेखा। तो 90 डिग्री में से इसमें से भी एक निकाल देंगे और इसमें से भी एक निकाल देंगे। तो 89 प्लस 89, तो 89 प्लस 89 ये हो गया आप लोगों के 178, 9 दूनी 18, हाँ, प्लस 0 डिग्री, टोटल कितने हो गए? 179। 90 डिग्री जो अक्षांश है वो एक्चुअल में रेखा नहीं है, वो क्या है? एक बिंदु है, एक पॉइंट है जहाँ पर ध्रुव देखा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का ध्रुव उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री हो गया, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो ये जो रेखा नहीं है ये क्या है? एक पॉइंट है। तो रेखाओं को गिना जाता है 89 और 89 प्लस 0 डिग्री, तो टोटल कितने हो गए? 179 तो रेखाएं हैं और अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181 है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। हम अपन लोगों को बताना क्या है? असत्य कथन बताना है, ठीक है। असत्य कथन की पहचान कीजिए कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है, ठीक है। ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। अब इसमें क्या कहा गया है कथन में कि विषुवत रेखा से जो वृत्त है, अक्षांश वृत्त, ठीक है, ये एक तो ऐसे हो गया भूमध्य रेखा के पास और एक पीछे की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे इन अक्षांश वृत्तों की जो चौड़ाई है, ठीक है, उनका जो आकार है वो क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। आप लोग ही देख लीजिए, सबसे छोटा अक्षांश वृत्त है वो कौन सा है? ध्रुव वाला, वो एक पॉइंट है, ठीक है। उससे पहला वाला 89 अक्षांश वृत्त है, वो सबसे छोटा है, लेकिन भूमध्य रेखा वाला सबसे बड़ा है। इसका मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। तो ये कथन सत्य हो गया। नेक्स्ट है, 2 अक्षांशों के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कोई भी 2 अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 1 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 2 डिग्री अक्षांश हो गया। इन दोनों अक्षांशों के बीच में जो भाग होता है क्या उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है? नहीं, उष्ण कटिबंध केवल एक स्पेसिफिक जो अक्षांश है वहां तक ही कहा जाता है। पूरी पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध नहीं होता। तो 2 अक्षांशों के बीच में जो भाग होता है उसे कटिबंध कहते हैं, ना कि उष्ण कटिबंध। उसे क्या बोलते हैं? कटिबंध कहते हैं, ना कि उष्ण कटिबंध। इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो आप लोगों का असत्य हो जाएगा। हमें क्या पूछा गया था? असत्य ही पूछा गया था। चौथे का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर देख लिए। अब कथन देख लेते हैं, आगे वाले जो कथन है उनको समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो कथन है, 2 अक्षांशों के बीच की औसत दूरी क्या है? 111 किलोमीटर है। औसत दूरी क्या है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। ये ध्रुवों पर अलग मिलती है, ये भूमध्य रेखा पर अलग मिलती है। ध्रुवों पर थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। ध्रुवों पर कितनी मिलेगी? 111.7 किलोमीटर, 111.7 किलोमीटर। ये ध्रुवों पर इतनी ज़्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि पृथ्वी का आकार क्या है? गोलाब है।
ये ध्रुवों पर से चपटी है, तो वहाँ पर जो थोड़ा सा गैप है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भूमध्य रेखा पर जो मिलती है वो है जो चौड़ाई है वो कितनी मिलेगी, 110.5 किलोमीटर, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों पर मिलेगी 111.7 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर मिलेगी 110.5 किलोमीटर। सीधा ही 1 किलोमीटर का अंतर हो गया, 1 किलोमीटर का अंतर गया ना, हाँ 1.25 किलोमीटर का अंतर हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो इसके अनुसार जो चौथे का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं अपन। 90 डिग्री अक्षांश को वृहत व्रत नहीं कहा जाता, ये ऑप्शन भी सत्य है, क्योंकि वृहत व्रत कौन सा है, भूमध्य रेखा है। 90 डिग्री अक्षांश को वृहत व्रत नहीं कहा जाता, तो ये ऑप्शन भी आप लोगों का सही है। इसीलिए आप लोगों को असत्य कथन पूछा गया था, असत्य कथन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आप लोगों के सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य द्वारा एक अक्षांश को पार करने में लगने वाला समय क्या है। सूर्य द्वारा एक अक्षांश पार करने में लगने वाला समय कौन सा है। आप लोगों के सामने ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूं कि एक अक्षांश को पार करने में लगने वाला समय किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों के पास 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर है, मान लीजिए कर्क रेखा है, 23.5 ना मान करके इसे कितना मान लेते हैं, 24 डिग्री अक्षांश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश मान लेते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य कब चमकता है, 21 मार्च को चमकता है। कब चमकता है, 21 मार्च को चमकता है। लेकिन 21 मार्च के बाद में एक ऐसा दिन आता है जब 23.5 डिग्री अक्षांश पर सूर्य चमकता है, और वो दिन होता है 21 जून। क्या होता है, 21 जून होता है। क्या होता है, 21 जून होता है। अब इन दोनों के बीच में देखिए दिन कितने हैं, तो 3 महीने और 2 दिन, मतलब 92 दिन। कितने दिन हो गए, 92 दिन हो गए। 92 दिन में कितने डिग्री अक्षांश पार किया, 24 अक्षांश पार किया। 92 दिन में 24 अक्षांश पार किया। इसका मतलब 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तीन 72, 24 चौक 96, 24 चौक 96। यानी कि इसके हिसाब से चले, 24 डिग्री के हिसाब से चले तो कितने दिन लगेंगे, 96 दिन लगेंगे, है ना। मतलब ये 24 अक्षांशों को पार करने में। लेकिन अपने को देखना है 23.5 अक्षांश ही, तो लगभग अपन क्या कह सकते हैं कि कितने दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 24 डिग्री अक्षांश को पार करने में 92 दिन लग गए, तो 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में कितना दिन लगेगा, 92/24। कितना दिन लगेगा, लगभग 4 दिन लगेंगे। इसीलिए जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 5वें का ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, लगभग 4 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, लगभग 4 दिन लगते हैं। एक बात और याद रखनी है, एक माह में सूर्य लगभग 8 अक्षांशों को पार करता है। कितने अक्षांशों को पार करता है, एक माह में 8 अक्षांशों को पार करता है। अब यहाँ देख लीजिए कितने महीने हैं, 3 महीने हैं। 92 दिन कितने हो गए, लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने से ज़्यादा ही हो गए, 2 दिन, ठीक है। तो 8 के हिसाब से देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो 5वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने कि 40 डिग्री का सह अक्षांश क्या होगा। 40 डिग्री का सह अक्षांश क्या होगा। 40 डिग्री का सह अक्षांश पूछा है, कितने डिग्री का, 40 डिग्री का सह अक्षांश पूछा है। अब सह अक्षांश होता क्या है वो जान लीजिए। सह अक्षांश होता क्या है, सह अक्षांश वो अक्षांश होता है जो 90 अक्षांशों में से माइनस करके निकाला जाता है। कितने, एक गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं, तो दोनों गोलार्धों में कितने अक्षांश हो गए, 180 हो गए, और बाकी जो 0 डिग्री है वो है। लेकिन अपने को एक गोलार्ध ही देखना है, कोई सा भी देख लो, उत्तरी गोलार्ध देख लो चाहे दक्षिणी गोलार्ध देख लो। सह अक्षांश निकालने के लिए केवल एक गोलार्ध देखा जाता है, और एक गोलार्ध में कितने अक्षांश होते हैं, 90 अक्षांश होते हैं। तो इस 90 में से जितना हमें पूछा गया है, हमें किसका पूछा गया है, 40 का सह अक्षांश पूछा गया है, तो 90 में से 40 निकाल देंगे।
90 में से क्या कर देंगे 40 निकाल देंगे, तो जो भी प्राप्त होगा वो अपना क्या हो जाएगा सह अक्षांश हो जाएगा। तो ये 50 डिग्री जो है वो 40 का क्या है सह अक्षांश है। 50 डिग्री क्या है 40 का सह अक्षांश है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि 20 डिग्री का सह अक्षांश बताइए तो आप लोग क्या करोगे 90 में से 20 निकाल दोगे तो बचेगा कितने 70 डिग्री। इसके साथ उत्तर और दक्षिण कुछ नहीं लगाते हैं, केवल इतना बताते हैं कि 20 डिग्री का सह अक्षांश क्या होगा 70 डिग्री होगा। आ रही है बात समझ में। इसीलिए छठवें का जो राइट आंसर होगा वो कैसे कौन सा हो जाएगा ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने। गर्मी हो रही है यार, पसीने आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है। उत्तरी गोलार्ध का पूछा है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है। तो ये देखिए आप लोग, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लास्ट में कौन सूरज कहाँ पर जा करके टिकता है फिर वापस से लौट करके आता है, तो वो है कर्क रेखा। कहाँ पर कर्क रेखा पर। ठीक है, कितने डिग्री अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, यहाँ पर जब सूर्य चमकेगा वो दिन क्या होगा सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध का। तो हमें क्या पूछा जाएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है सीधा, वो चमकता है 21 जून को। आने वाली है तारीख। ठीक है, 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, और यही दिन होगा जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसीलिए 7वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। दक्षिणी गोलार्ध का अगर हमें पूछे तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या होता है सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसीलिए 22 दिसंबर क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आ रही है बात समझ में। तो 7वें का ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8वां है आप लोगों के सामने। असत्य की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करनी है हमें, असत्य की पहचान करनी है। तो उत्तरी गोलार्ध में ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के कर्क रेखा पर चमकने से सर्दियों में तापमान ज़्यादा रहता है। भाई उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा, ठीक है, तब उस समय क्या पड़ेगी यहाँ पर गर्मियाँ पड़ेगी। चलो ये भाई ये बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि सर्दियों में तापमान ज़्यादा रहता है। सर्दियों में तापमान तो उल्टा कम रहता है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है वो असत्य हो गया, और यही हमें पूछा गया था। इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो गया सही हो गया अपना। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी सी और डी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं कर्क संक्रांति कहते हैं। ये सही है। उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन व रात होती है। ये बात भी सही है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। ठीक है, ये ग्लोब है तो अक्षांश रेखाएं कहाँ से की गई है, पश्चिम से पूर्व खींची गई है। उत्तर से दक्षिण थोड़ी ना खींची गई है, उत्तर से दक्षिण थोड़ी ना खींची गई है, पश्चिम से पूर्व खींची गई है। इसीलिए तो इन्हें अक्षांश कहा जाता है और ये देशांतर है। आ रही है बात समझ में। तो ये ऑप्शन भी सही है आप लोगों का। इसीलिए असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के सामने। सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहले क्या पूछा था असत्य पूछा था, अब क्या पूछा है सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन बताना अपन लोगों को। तो ग्लोब पर वृहत्तम व्रत 0 डिग्री देशांतर रेखा है। वृहत्तम व्रत कौन सा बताया गया है 0 डिग्री देशांतर रेखा बताया गया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लोब पर जो वृहत्तम व्रत है वो कौन सा है, वो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और यहाँ पर कौन सा दे रखा है देशांतर रेखा दे रखा है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा की जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी 40,008 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी किलोमीटर है 40,008 किलोमीटर है। लेकिन 0 डिग्री जो अक्षांश है भूमध्य रेखा वाला उसकी परिधि ज़्यादा है। उसकी परिधि कितनी है 40,076.8 किलोमीटर। तो वृहत्तम व्रत कौन सा हो गया 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ना कि 0 डिग्री देशांतर। तो ये कथन आप लोगों का क्या हो गया असत्य हो गया। फाइंड आउट क्या करना है सत्य कथन फाइंड आउट करना है। तो 9वें का जो राइट जो पहला ऑप्शन था वो तो गलत हो गया। सौर बिंदु 21 जून को मकर रेखा पर व 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर बनता है। अब ये सौर बिंदु क्या है ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, सौर बिंदु क्या है, सौर बिंदु,
सौर बिंदु वो चीज़ है, सब सोलर पॉइंट वो है जहाँ पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसा अक्षांश या ऐसा स्थान जहाँ पर सूर्य की किरणें कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, और उसे ही क्या कहा जाता है, सब सोलर पॉइंट कहा जाता है, सौर बिंदु, अधः सौर बिंदु कहा जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो क्या 21 जून को मकर रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है सूरज? नहीं, 21 जून को कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी भी है वो आप लोगों का असत्य हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी आप लोगों का असत्य हो गया। पूछा क्या है? सत्य पूछा है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। 21 मार्च बसंत विषुव। ठीक है, 21 मार्च को क्या होता है? बसंत विषुव होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, आ रही है बात समझ में? इंग्लिश बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट समझ लेना। स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है। 21 मार्च को क्या है? सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध से आते हुए। तो दक्षिणी गोलार्ध अपने क्या होती है, यहाँ पर सर्दियाँ खत्म होती है धीरे धीरे। सर्दियाँ जैसे जैसे खत्म होती है, कौन सी ऋतु आती है? बसंत ऋतु आती है। तो इसीलिए 21 मार्च को क्या होता है? बसंत विषुव होता है। क्योंकि ये विषुव क्या है? जब भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है, सीधा चमकता है, उस स्थिति को विषुव कहते हैं। जब 21 मार्च को चमकेगा तो वो बसंत विषुव होगा, और जब उत्तरी गोलार्ध से लौटते हुए 23 सितंबर को चमकेगा भूमध्य रेखा पर, उसे बोलेंगे शिशिर विषुव। क्या बोलेंगे? शिशिर विषुव। तो यहाँ पर देखिए, तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को कि 22 दिसंबर को शिशिर विषुव होता। 22 दिसंबर को शिशिर विषुव होता है। ये 22 दिसंबर को नहीं होता, ये कब होता है? ये 23 सितंबर को होता है। क्योंकि विषुव की स्थिति कब होती है? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। आ रही है बात समझ में? तो 23 सितंबर को शिशिर विषुव होता है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का 21 मार्च को बसंत विषुव वाला, वो सत्य है, और बाकी जो तीनों ऑप्शन है ए, बी और डी, ये असत्य कथन है। आ रही है बात समझ में? फाइंड आउट क्या करना था? सत्य कथन। इसीलिए 9वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गर्मी बहुत है यार आज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एशियाई देश विषुवत रेखा पर स्थित है? अब पूछा गया है विषुवत रेखा वाले देश, और विषुवत रेखा वाला देश में भी कौन सा पूछा गया है? एशियाई देश पूछा गया है। अब आप लोग गौर करना कि ये जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, वो चारों ऑप्शंस, वो चारों देश क्या हैं? विषुवत रेखा पर पड़ते हैं। चारों जो देश हैं वो विषुवत रेखा पर पड़ते हैं, लेकिन पूछा कौन सा है? एशियाई पूछा है। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट होता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो एशियाई पूछा है, तो इक्वेडोर क्या है? एशियाई है। इक्वेडोर एशियाई नहीं है, इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिकन देश है, लेकिन विषुवत रेखा पर स्थित है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका पर पूछा है, एशियाई। नेक्स्ट है सिंगापुर। क्या सिंगापुर एशियाई देश है? यस, सिंगापुर क्या है? एक एशियाई देश है, और ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ता है, और ये पड़ता है विषुवत रेखा पर। आ रही है बात समझ में? इसीलिए जो 10वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि सिंगापुर है, एशियाई देश है, और भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, कोलंबिया भी विषुवत रेखा पर है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 10वें का जो ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश हैं। विषुवत रेखा पर देश कौन कौन से हैं वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूं एशिया के कौन कौन से देश हैं विषुवत रेखा पर स्थित। ठीक है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा जो है हिंद महासागर से गुजरती है। तो एशिया के कौन कौन से देश हैं? एशिया के देश हैं इंडोनेशिया, इसके अलावा सिंगापुर हो ही गया, सिंगापुर। ठीक है, इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, ये क्या है? एशियाई देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसके अलावा अब देखते हैं अफ्रीकन देश। अफ्रीकन देश कौन कौन से हैं जो विषुवत रेखा पर स्थित है? उनमें है गैबॉन, ठीक है, आरसी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके अलावा डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके अलावा है युगांडा सोमालिया, ठीक है, युगांडा सोमालिया और केन्या। ये क्या है? अफ्रीकन देश है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसके अलावा अपन देखें तो दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, एक तो हो गया इक्वेडोर, याद रखना इन चीज़ों को, इक्वेडोर, और है कोलंबिया,
कोलंबिया और नेक्स्ट है ब्राज़ील। ब्राज़ील, तो याद रखिएगा ब्राज़ील कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। ब्राज़ील कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये चर्चित देश रहता है, इसीलिए आप लोगों को इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ रही है बात समझ में, सिंगापुर का भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा हाँ ये दोनों पूछे जा सकते हैं, इंडोनेशिया भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया वर्तमान में चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया विषुवत रेखा वाले देश हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मकर रेखा पर स्थित है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मकर रेखा पर स्थित है। नंबर 11 करिए आप लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मकर रेखा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है, माली अफ्रीकन देश है। ताइवान, ये एशियाई देश है। क्या हो रहा है, अच्छा मशीन चल रही है बाहर, ठीक है। ताइवान एशियाई देश है, तो ये भी कर्क रेखा पर स्थित है। इसके अलावा मैक्सिको है, मैक्सिको भी कर्क रेखा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का ब्राज़ील, उस पर वो क्या है, मकर रेखा पर स्थित है। अब आप लोग कहोगे कि सर ये ब्राज़ील जो है भूमध्य रेखा पर भी था, अब यहाँ पर ये मकर रेखा पर भी आ गया। तो ये बात सही है, ब्राज़ील से दोनों रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, याद रखना इस चीज़ को। इसीलिए आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्राज़ील, ये भूमध्य रेखा पर भी स्थित है और मकर रेखा पर भी स्थित है। आ रही है बात समझ में। तो अब देख लीजिए मकर रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं। मकर रेखा पर स्थित जो देश हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो एशियाई देश तो शायद ही मिलता होगा मकर रेखा पर, क्यों, क्योंकि मकर रेखा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है, और दक्षिणी गोलार्ध में एशिया का विस्तार बहुत रेयर है, बहुत कम है, ठीक है। तो मकर रेखा वाले देश देखते हैं। सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका का देखते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में सबसे पहला है एलोंगेटेड फ्रेगमेंटेड जो देश है, चिली वो है। फिर है अर्जेंटीना, ठीक है। इसके अलावा है पराग्वे, इसके अलावा है ब्राज़ील। नेक्स्ट है, ये तो हो गए दक्षिणी अमेरिका के 4 देश हो गए, ठीक है, मकर रेखा पर स्थित, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। अब आता है अफ्रीका का, कौन सा देश आता है, अफ्रीका के देश आते हैं। तो उनमें आता है सबसे नाम पहले नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है। इसके अलावा ये दक्षिणी अफ्रीका जहाँ पर वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोजाम्बिक, ठीक है, मेडागास्कर, और एक देश कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया। आ रही है बात समझ में। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। तो 11वें का ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन सा अक्षांश तापीय विषुवत रेखा कहलाता है। थर्मल इक्वेटर कौन सा अक्षांश है वो आप लोगों को बताना है। तो क्या 0 डिग्री अक्षांश थर्मल इक्वेटर है ना, क्योंकि वहां पर क्या होता है, तापमान कम मिलता है। तापमान वैसे तो ज़्यादा रहता है लेकिन सूर्य तप वहाँ पर कम मिलता है, इसलिए गर्माश वहाँ पर कम रहती है, लेकिन वहाँ पर उमस ज़्यादा रहती है, नमी ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर रहने लायक जो कंडीशंस है वो नहीं होती। लेकिन सूर्य तप कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर मिलता है। दक्षिण में भी सूर्य तप ज़्यादा नहीं मिलता, क्यों, दक्षिण में क्या है, ये महासागरीय क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ पर तापमान कम रहता है। थर्मल इक्वेटर कहाँ पर मिलेगी, ये उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी। कौन से अक्षांश पर मिलेगी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बादल भी नहीं होते, वाष्पीकरण भी ज़्यादा है और सूर्य तप भी अधिक मिलता है, इसीलिए तापमान यहाँ पर ज़्यादा मिलता है 20 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश के आसपास। इसीलिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तापीय विषुवत रेखा क्या कहा जाता है, तापीय विषुवत रेखा कहा जाता है, थर्मल इक्वेटर कहा जाता है। तो 12वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सी है वो आप लोगों से पूछा है। तो क्या 0 डिग्री अक्षांश प्रधान मध्याह्न रेखा है ना, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। और ये इसका जो दूसरा नाम है वो है ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा अलग है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अलग है। 0 डिग्री है ग्रीनविच रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो है 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा है ग्रीनविच, ना कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 देशांतर नहीं है। तो आ रही है बात समझ में। तो 13वें का जो राइट आंसर होगा जो वो होगा 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के सामने सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखो एक सम्मेलन हुआ था 1884 में। कब हुआ था, 1884 में हुआ था। खगोलविद थे खूब सारे, उन्होंने एक सम्मेलन लिया लंदन में। तो उन्होंने बताया कि लंदन में स्थित, लंदन के पास क्या यार गर्मी, लंदन के समीप जो एक स्थान है ग्रीनविच, कौन सी है, ग्रीनविच स्थान है, वहां पर एक रॉयल वेधशाला है। रॉयल वेधशाला, रॉयल वेधशाला, रॉयल वेधशाला, वहां से एक रेखा गुजरेगी। कौन सी है, 0 डिग्री मध्याह्न रेखा है, ठीक है। और इसे ही क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। आ रही है बात समझ में, गर्मी। 13वें का ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी, 100 नहीं, अक्षांश रेखाओं की संख्या थी 179। अब पूछा है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या देखते हैं अपन लोग। पहले तो देखते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा, फिर देखते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब 0 डिग्री से हम 180 की तरफ जाएंगे तो पूरा 180 तो लेंगे नहीं, तो एक से लेकर के हम जाएंगे 179, क्योंकि 180 डिग्री तो खुद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो 0 डिग्री से हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो 179 अपन लोग गिनेंगे। अब 0 डिग्री से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री तो है यहाँ पर, तो अब कितनी होगी, अभी भी 179 है। तो 179 प्लस 179 कितने हो गए, ये हो गए 358, 9 दूनी 18 हो गए, ठीक है। अब ये तो हो गई, ठीक है। अब है 180 डिग्री, एक तो ये है और एक 0 डिग्री देशांतर एक ये है, तो प्लस कितनी हो गए, 2 हो गए। तो टोटल जो देशांतर रेखा है वो कितनी है, 360 है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अपन लोग छोड़ दें तो केवल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 300, देशांतर रेखाएं कितनी है, 358 है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई ग्लोब पर, 360 हो गई। इसलिए 14वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने असत्य कथन की पहचान कीजिए। बताना है क्या है अपन लोगों को, असत्य कथन बताना है, ठीक है। असत्य कथन है 180 डिग्री पूर्व व 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही है, ठीक है। ये ग्लोब, ये अपना मैप हो गया, ठीक है। ये मैंने बना दी तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर और ये बना दी 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। जब हम पूर्व की तरफ चलेंगे, पश्चिम की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जब अपन आएंगे तो 180 डिग्री देशांतर रेखा ही होगी। लेकिन जब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो भी देशांतर रेखा 180 डिग्री यही आएगी। मतलब पूर्वी 180 डिग्री देशांतर रेखा और पश्चिमी 180 डिग्री देशांतर रेखा दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बताना है क्या है, असत्य। दूसरा देखते हैं, सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं क्या होती है, अर्धवृत्त होती है, ठीक है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, तो ये बात भी सही है। क्यों, क्योंकि वृत्त पूरा कब बनेगा, जब हम दूसरे अक्षांश को इसके, दूसरे देशांतर को हम इसके साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, तो एक देशांतर रेखा हो गई अर्धवृत्त और दूसरी देशांतर रेखा हो गई अर्धवृत्त, तो दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। जैसे मान लो 0 डिग्री है, ये ग्लोब है, यहाँ पर 0 डिग्री है,
तो जस्ट इसके पीछे कौन सा देशांतर होगा, इसके जस्ट पीछे होगा 180 देशांतर होगा। कितना होगा, 180 इधर से और 180 ही इधर से। तो एक देशांतर क्या होता है, हमेशा अर्धवृत्त होता है, पूर्ण वृत्त नहीं होता है, याद रखना इस चीज को। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी आप लोगों का सत्य है। तीसरा देखते हैं, 360 देशांतरों के द्वारा 180 वृहद वृत्तों का निर्माण होता है। 360 टोटल देशांतर है, जब इनको आपस में मिलाएंगे तो टोटल वृहद वृत्त कितने बनेंगे, 180 बनेंगे, क्योंकि एक देशांतर खुद क्या है, अर्धवृत्त है। एक अर्धवृत्त प्लस एक अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त मिलेंगे तो एक पूर्ण वृत्त बनेगा। तो 360 देशांतर जब आपस में मिलेंगे तो टोटल वृत्त कितने बनाएंगे, 180 वृत्त बनाएंगे। तो ये ऑप्शन भी आप लोगों का सही है। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर देखते हैं डी। 2 देशांतरों के मध्य के भाग को क्रांतिक पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक पथ कहते हैं। क्या ये सही है, 2 देशांतरों के बीच के भाग को क्रांतिक पथ कहते हैं? नहीं कहते। 2 देशांतरों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, गोरे कहा जाता है। गोरे, गोर या गोरे, आ रही है बात समझ में, गोर या गोरे कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का असत्य हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का असत्य हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, असत्य ये बताना था। अब ये क्रांतिक पथ होता क्या है, क्रांतिक पथ आप लोगों को मैं बताता हूँ। क्रांतियां होती कब है, एक तो मकर संक्रांति होती है, एक कर्क संक्रांति होती है। ठीक है, जब सूर्य मकर रेखा और कर्क रेखा पर चमकता है तो पृथ्वी के चारों तरफ एक स्फेरिकल बन जाता है प्रकाश का, और उस स्फेरिकल पथ को ही क्या बोलते हैं, क्योंकि सूर्य उस स्फेरिकल पथ पर ही चलता है। ठीक है, मतलब सॉरी, सूर्य जब पृथ्वी घूम रही होती है तो पृथ्वी सूर्य उस पर ज्यादा चमक रहा होता है, तो वो प्रकाश की एक पट्टी सी बन जाती है, एक स्फेयर सा बन जाता है। ठीक है, और उसे ही क्या बोलते हैं, क्रांतिक पथ कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो 15वें का ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोगों के सामने है, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, चलिए, कि सूर्य को 15 देशांतर पार करने में कितना समय लगता है। 15 देशांतर पार करने हैं, 1 से लेकर के 15 देशांतर पार करने हैं सूर्य को। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 डिग्री देशांतर को या फिर एक अक्षांश एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आप 15 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगाएंगे, 1 में 4 लगता है तो 15 में कितना लगेगा, 15 गुणा 4, 15 चौक 60, कितने मिनट लगेंगे, 60 मिनट या 1 घंटा लगेगा। आ रही है बात समझ में, 60 या 1 घंटा लगेगा। इसीलिए 16वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों के सामने। कौन से यंत्र की सहायता से ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर जान सकते हैं। ठीक है, ग्रीनविच समय हो रहा है 1 बज रही है मान लो, इस समय के साथ साथ हम किसी भी स्थान का देशांतर पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सा यंत्र है, तो क्या वो लोक्सोड्रम है ना, लोक्सोड्रम नहीं है। क्या वो क्रोनोमीटर है, यस। तो 17वें का जो राइट आंसर होगा वो हो गया क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर यूज किस लिए किया जाता है कि ग्रीनविच समय के साथ साथ हम किसी अन्य स्थान का देशांतर भी पता लगा सकते हैं। तो लोक्सोड्रम होता क्या है, तो लोक्सोड्रम देखिए कि जो वृहद वृत्त है, अक्षांश रेखा वृहद वृत्त है, और इसके अलावा जो देशांतर रेखाओं के द्वारा जो बने वृहद वृत्त हैं, उनके अलावा जो कोई भी वृत्त, यार लाइट गई, तो चलिए दोस्तों, मैं लोक्सोड्रम बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, ये होता क्या है, लाइट चली गई थी। तो लोक्सोड्रम जो होता है, जो विषुवत वृत्त है और देशांतरीय जो वृत्त होते हैं, उनके अलावा जो भी रेखाएं होती हैं, वे रेखाएं जब अक्षांशों को एक निश्चित कोण पर काटती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लोक्सोड्रम। ठीक है, आगे बात समझ में। और क्रोनोमीटर से क्या किया जाता है, देशांतर 0 डिग्री देशांतर का टाइम के साथ साथ हम किसी भी अन्य स्थान का देशांतर का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है एक मैनोमीटर दे रखा है। मैनोमीटर एक युवाकार की नली होती है, ठीक है, जिसके द्वारा दाब का पता लगाया जाता है।
किसका पता लगाया जाता है? दाब का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? मैनोमीटर के द्वारा। इसके अलावा एक अल्टीमीटर भी दे रखा है। कौन सा दे रखा है? मल्टीमीटर। अल्टीमीटर नहीं, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर ये विद्युत करंट, जो आप लोग देखे होंगे ना, कई मिस्त्री वगैरह होते हैं जो ऐसे तारों को टच करके देखते हैं, वो ऐसे एक सुई लगी रहती है उसमें, वो ऐसे चलती है, वो क्या होता है? मल्टीमीटर होती है। करंट वगैरह जांचने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जांचने के लिए किया जाता है मल्टीमीटर का उपयोग। तो 17वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन से देश का देशांतरीय विस्तार सर्वाधिक है? कौन सा देश है जिसका देशांतरीय विस्तार सर्वाधिक है? देशांतरीय विस्तार कौन से देश का सर्वाधिक है? तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रूस। ये यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, ठीक है। ये दोनों देश दोनों महाद्वीपों में पड़ता है, रूस पड़ता है ये। तो ये क्या हो गया? ये देश जो है वो सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार वाला देश है। सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार वाला देश कौन सा हो गया? रूस हो गया। लगभग कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 152 डिग्री 30 मिनट देशांतरों में फैला हुआ है। कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 152 डिग्री देशांतर और 30 मिनट के, मतलब 152 डिग्री देशांतरों में ये फैला हुआ है। कौन सा देश? रूस देश फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा देशांतरीय विस्तार वाला देश कौन सा हो गया? रूस हो गया। इसलिए 18वें का जो राइट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय ग्रीनविच रेखा से क्या है? भारत का जो मानक समय है वो कौन सा हो गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों कहा जाता है? क्योंकि देशांतर किससे कहा जाता है? देशांतर बताया जाता है 0 डिग्री देशांतर से, ग्रीनविच से। ग्रीनविच की रेखा के पूर्व में जो भी देश हैं उनका देशांतर होगा पूर्वी, और ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में जो भी देश हैं उनका देशांतर होगा पश्चिमी। तो अपना जो भारत देश है वो पूर्वी देशांतर में पड़ता है। इसीलिए अपना जो टाइम जो ये क्या बोलते हैं समय निर्धारण रेखा जो है 82.5 डिग्री, वो पूर्वी देशांतर कहलाती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की समय रेखा है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि ये पूर्वी देशांतर का समय, इस देशांतर का समय ग्रीनविच रेखा से यहां से आगे है या पीछे है, ये बताना आप लोगों को। तो 5.5 घंटे पीछे है, ऑप्शन ए के अनुसार 5.5 घंटे पीछे है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, ग्रीनविच रेखा से जब हम पूर्व की तरफ चलते हैं, पूर्वी देशांतरों की तरफ चलते हैं, तो समय में वृद्धि होती है। समय में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? समय में वृद्धि होती है। और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय में कमी होगी, समय में कमी होगी। आ रही है बात समझ में? इसीलिए तो अब क्या होगा? 5.5 घंटे, कितने घंटे? 5.5 घंटे आगे रहेगा। कहाँ से? ग्रीनविच रेखा से आगे रहेगा भारत का समय। 5.5 घंटे आगे कैसे? ये तो पता लग गया कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ समय बढ़ता है। कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री है। 15 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 5 75। 75 तो ये हो गए, ठीक है। बचा कितना? 7.5। बचा कितना? 7.5। 7.5 और 7.5 15 होते हैं। 15 का मतलब 1 घंटा और 7.5 का मतलब आधा घंटा। आ रही है बात समझ में? इसीलिए कितना घंटा आगे रहेगा भारत का समय? 5.5 घंटे आगे रहेगा ग्रीनविच रेखा के समय से। आ गई बात समझ में? अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो, तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। शेयर करो तो आपकी मर्जी है, वरना लाइक तो कर देना। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, ठीक है। तो 19वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए।
कि वर्तमान विश्व में दिन की शुरुआत कौन से देश से मानी जाती है। वर्तमान समय में दिन की शुरुआत कौन से देश से मानी जाती है। जो 180 डिग्री देशांतर है ना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है। इसके साथ पूर्वी देशांतर भी लगता है और इसके साथ पश्चिमी देशांतर भी लगता है, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी देशांतर 180 डिग्री देशांतर एक ही है, याद रखना इस चीज को। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, यहां से समय की शुरुआत मानी जाती है। कहां से, यहां से समय की शुरुआत मानी जाती है। मतलब इससे हम अगर पूर्व की तरफ चलेंगे तो एक दिन कम हो जाएगा, और इससे अगर हम पश्चिम की तरफ आ गए तो एक दिन बढ़ जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो विश्व में दिन की शुरुआत कौन से देश से मानी जाती है, ठीक है। अब इसके आगे, इसके पश्चिम में जो भी देश सबसे पहले आएगा, जिस देश में सबसे पहले सूर्य चमकेगा, वहीं पर दिन की शुरुआत मानी जाएगी। तो चाइना, पुराने समय में क्या था, चाइना के अनुसार सूर्योदय कहाँ पर होता था सबसे पहले, जापान में होता था। कहाँ पर होता था सबसे पहले, जापान में। इसीलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाने लगा, या फिर उगते सूर्य का देश कहा जाने लगा जापान को, ठीक है। लेकिन अब जो 180 अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, उसे लगभग सभी देशों ने मान्यता दे दी है, सभी देश इसे मानने लग गए हैं। तो अब सूर्य कहाँ से उदय होता है, पहले भी होता था, लेकिन अब कहाँ से माना जाएगा सबसे पहले दिन की शुरुआत, वो मानी जाएगी न्यूजीलैंड से। कहाँ से मानी जाएगी, न्यूजीलैंड का एक क्षेत्र है ऑकलैंड, ऑकलैंड, यहाँ से दिन की शुरुआत वर्तमान में मानी जाती है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि उगते सूर्य का देश किसे कहा गया है, तो वही परंपरा चले आ रही है अभी भी कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। याद रखना, उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। और वर्तमान में दिन की शुरुआत कौन से देश से मानी जाती है, न्यूजीलैंड से मानी जाती है। याद रखना, अगर आप लोगों को पूछ ले कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो आप लोग यही करके आओगे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इसीलिए 20वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 करिए आप लोग कि विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करिए आप लोग, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो विश्व को 360 डिग्री देशांतरों में बांटा गया है। देशांतर कितने हैं, 360 देशांतर है। आ रही है बात समझ में, गौर से समझिएगा, ठीक है। वैसे याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। अगर रटना चाहो तो आप लोग रट सकते हो कि विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है भाई, ठीक है। 24 यूनिट हो गया ना सर, 24 टाइम जोन, ठीक है। लेकिन ये 360 जो देशांतर है, इन्हें 15-15 डिग्री देशांतर के अंतराल पर, 15-15 डिग्री देशांतर के अंतराल पर 24 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 24 भागों में बांटा गया है। और इस 15 से 15 डिग्री देशांतर के अंदर जो गैप आएगा वो कितने घंटे का आएगा, वो 1 घंटे का आएगा। कितने घंटे का आएगा, 1 घंटे का आएगा। मतलब एक एक घंटे के अंतराल पर विश्व के जो 360 देशांतर है उन्हें 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। विश्व को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में बांटा गया है। एक टाइम जोन का अंतराल कितना होगा, 1 घंटा होगा, इसलिए 24 टाइम जोनों का अंतराल 24 घंटे हो गए। कितने कितने डिग्री अक्षांश, कितने कितने अंतराल पर बनाया गया है, 15-15 जो देशांतर है उनके अंतराल पर बनाया गया है। 15-15 जो डिग्री देशांतर हैं, 15 हो गया, 30 हो गया, 35, 15, 30, 45, 50, 60, फिर 75, इनके अंतराल पर हर एक टाइम जोन को बांटा गया है, ठीक है। और एक टाइम जोन में 1 घंटा होता है, ठीक है, 1 घंटे का अंतर होता है। तो कितने टाइम जोनों में बांटा गया है, 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। याद रखिएगा इस चीज़ को, 360 देशांतरों को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, या विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, ठीक है। 21वां का राइट आंसर क्या होगा, 21वें का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है,
ग्रीनविच निम्न में से कौन से देश से नहीं गुजरती है। अब बात किसकी हो रही है, 0 डिग्री देशांतर की बात हो रही है, 0 डिग्री देशांतर की बात हो रही है, ग्रीनविच रेखा की बात हो रही है। और ये पूछा गया है कि भाई ये कौन से देश से नहीं गुजरती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्रीनविच वेधशाला लंदन से तो ये गुजरती है, सबको पता है। इसका मतलब यूके यानी ब्रिटेन से तो ये गुजरती है भाई, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा ये कौन कौन से देशों से गुजरती है। इसके अलावा ये गुजरती है फ्रांस से, ठीक है। इसके अलावा ये गुजरती है बुर्किना फासो से, बुर्किना फासो से, ठीक है। इसके अलावा ये गुजरती है अल्जीरिया से, अल्जीरिया से गुजरती है। इसके अलावा ये गुजरती है माली जो कि अफ्रीकन देश है। इसके अलावा ये गुजरती है टोगो, ठीक है। इसके अलावा ये गुजरती है घाना से, बुर्किना फासो हो ही गया, और अंटार्कटिका से। कहाँ से भी गुजरती है? क्या ग्रीनविच रेखा अंटार्कटिका से गुजरती है? हाँ, ग्रीनविच रेखा अंटार्कटिका से गुजरती है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शंस के अनुसार इनमें कौन सा देश नहीं है। तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, बुर्किना फासो है, इसके अलावा यूएसए इसमें नहीं है। इसका मतलब ग्रीनविच रेखा यूएसए से नहीं गुजरती है, इसीलिए 22वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत के कौन से राज्य से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। भारत से कौन से समय रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। वैसे इससे 82.5 नहीं लिखा जाता, 82 डिग्री 30 मिनट लिखा जाता है, ठीक है। और 30 सेकंड में ये निशान लगता है, मिनट में ये लगता है, और जो डिग्री हो गया वो घंटा हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा 82.5 डिग्री देशांतर है वो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग, फिर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़, फिर गुजरती है उड़ीसा से, ठीक है, और फिर इसके अलावा आंध्र प्रदेश है लास्ट, आंध्र प्रदेश। तो अब आप लोग देखिए कि ऑप्शन में इनके इनसे हट करके कौन सा ऑप्शन है। तो इनसे हटकर एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, कि तेलंगाना से ही इसमें बताया जा रहा है कि तेलंगाना से भी जो ग्रीनविच 82.5 डिग्री जो है वो अपनी वो निकलती है। नहीं, तेलंगाना से नहीं निकलती, आंध्र प्रदेश से निकलती है। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का भाग था, लेकिन अब भी अगर देखें तो तेलंगाना से नहीं गुजरती। कहाँ से गुजरती है? आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। सबको पता होगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। और कौन कौन से राज्य से गुजरती है कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। इसके अलावा एक बात और बतानी है आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे पता चलना चाहिए, मुझे इस चीज़ से पता लगेगा कि कौन कौन मेरी क्लासेस को सीरियस ले रहा है, कौन कौन सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से देशों से कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। और एक देश है चाइना, चाइना का नाम हमेशा याद रखना। क्या चाइना से कर्क रेखा गुजरती है? तो आप लोग कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा। 23 का राइट आंसर डी हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन बताने हैं आप लोगों को कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है भारत में और कौन कौन से है। इसके अलावा कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है और कौन कौन से देशों से गुजरती है, और क्या चाइना से भी कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, असत्य की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करनी है अपन लोगों को? असत्य की पहचान करनी है, ठीक है। कि पश्चिम से पूर्व की यात्रा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर 1 दिन का लाभ होता है, ठीक है। ये भाई मान लो अपना मैप है, ठीक है। यहाँ पर 180 डिग्री बना देता हूँ मैं, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर मान लो चाहे पश्चिमी देशांतर मान लो, एक ही है। ये मान लो आप लोग 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, कौन सा? ग्रीनविच, कौन सा? ग्रीनविच, ठीक है। आ रही है बात समझ?
अब इसने क्या पूछा है कि पश्चिम से पूर्व की यात्रा करते हुए, कहाँ से यात्रा करेंगे हम, 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से यात्रा करेंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हुए जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर देंगे, इसे पार कर देंगे, तो हमें क्या होता है, 1 दिन का लाभ होता है। भाई लाभ कैसे होगा, मान लो, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर गुरुवार है, ठीक है, अपन यहाँ से चले, जैसे ही हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार कर दी, उस समय क्या होगा, उस समय हम बुधवार में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते ही बुधवार हो जाएगा, और ग्रीनविच रेखा को इधर से पश्चिम में चलते ही बुधवार हो जाएगा, और पूर्व में चलते ही गुरुवार हो जाएगा। अगर यहाँ पर गुरुवार है और 0 डिग्री से हम देशांतर से हम अगर पश्चिम की तरफ चले तो यहाँ पर बुधवार हो जाएगा, ठीक है। ये तो याद रह जाएगा, लेकिन ये याद नहीं रहेगा। तो ये याद रखना है कि पश्चिम से अगर हम पूर्व जाते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लेते तो हमें 1 दिन का लाभ होगा। लाभ किस प्रकार होगा, हमने गुरुवार यहाँ पर जी लिया, हमारा गुरुवार यहाँ पर है, लेकिन हमने क्या किया कि जंप करके हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से उधर चले गए, दूसरी तरफ चले गए, तो हमें वहाँ पर वापस क्या मिलेगा, बुधवार मिलेगा। मतलब हम बुधवार भी जिएंगे और हमें वापस गुरुवार भी जीने को मिलेगा। कितने दिन का लाभ हो गया, 1 दिन का लाभ हो गया। कौन से दिन का, गुरुवार का लाभ हो गया। हमारे पास 2 गुरुवार आ गए। कितने गुरुवार आ गए, 2 गुरुवार आ गए। एक तो हमने जी लिया, और एक हम जब हम इस बुधवार से गुरुवार होगा तो वापस हमें गुरुवार जीने को मिलेगा, ठीक है। 1 दिन का लाभ हो गया। अब ये सत्य कथन है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, असत्य फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर 1 दिन की हानि होती है। पूर्व से पश्चिम, ठीक है, इधर चले, ठीक है, चल रहे हैं, पूर्व से पश्चिम चल रहे हैं। जैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेंगे हमें 1 दिन की हानि हो जाएगी। यहाँ पर बुधवार है, ठीक है, मान लो यहाँ पर बुधवार है, ठीक है, बुधवार की अभी 1 ही बजी है रात की, और हमने क्या कर दिया कि गलती से हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इधर आ गए। तो अब क्या होगा भाई, तो अब ये होगा कि हाँ भाई, आप लोगों ने बुधवार का 1 दिन जी लिया, कोई बात नहीं, अब आप लोग किस में प्रवेश कर चुके हैं, गुरुवार में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब आपके बुधवार का जो पूरा दिन 23 घंटे थे पीछे के, उनकी आप लोगों को हानि हो गई। आपकी लाइफ का 1 दिन ऐसे चला गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में चला गया आपका लाइफ का 1 दिन, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो ये बात है। तो ये कथन भी सत्य है। फाइंड आउट क्या करना है, असत्य है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व भ्रमण करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। ये बात भी सही है। किस प्रकार से पता लगाएंगे इस चीज़ को, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सूरज उगता कौन सी दिशा से है। सूरज उगता पूर्वी दिशा से है। कहाँ से उगता है, पूर्वी दिशा से। मतलब ये मान लो सूरज है और ये मैं पृथ्वी हूँ, इधर से आ रही है, ठीक है। तो पहले कौन सा भाग आएगा, ये वाला भाग आएगा। तो मतलब ये पूर्व का भाग है और ये पश्चिम का भाग है। मैं तो इसे देखा है ना, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो सबसे पहले सूरज के सामने आएगा कौन सा, पूर्व वाला भाग आ गया। क्यों, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व चल रही है। अगर ये पूर्व से पश्चिम चलती तो इधर से ऐसे आती तो पश्चिम वाला भाग पहले आता, लेकिन सूर्य उगता पूर्व से है, तो ये इसका मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। आ रही है बात समझ में। तो ये कथन भी आप लोगों का सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, कि विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश रूस है। ये आप लोगों का असत्य है। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश रूस नहीं है। विश्व का सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार वाला देश है रूस, लेकिन सर्वाधिक टाइम जोन मिलेंगे आप लोगों को फ्रांस देश के। क्यों, फ्रांस देश क्या है कि पूरी पृथ्वी पर अलग अलग छोटे छोटे द्वीपों में स्थित है। उसके अलग अलग छोटे छोटे द्वीप भी है पूरी दुनिया के अंदर। प्रशांत महासागर में भी है, अटलांटिक महासागर में भी है, हिंद महासागर में भी है, ठीक है। तो इसीलिए उन द्वीपों पर अलग अलग देशांतरों का टाइम जोन लगता है। आ रही है बात समझ में। तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके हुए, फ्रांस के हुए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या फ्रांस के ही टाइम जोन सर्वाधिक है। रूस के टाइम जोन कितने हैं ये आप लोगों को मुझे बताना है। रूस के टाइम जोन कितने हैं वर्तमान में, और पहले कितने थे, और कब इन टाइम जोनों में से कितने टाइम जोन निकाल दिए गए थे, ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। बताइएगा ज़रूर, रिसर्च ज़रूर करिएगा, आप लोग भी थोड़ी मेहनत करिएगा, ठीक है। इसके अलावा अंटार्कटिका में है टाइम जोन 10,
कितने टाइम जोन है? 10 टाइम जोन है। इसके अलावा यूएस जो है वहाँ पर टाइम जोन कितने हैं? 9 टाइम जोन है। जो मैंने पूछा है वो बताइएगा। और फ्रांस के टाइम जोन है 12 टाइम जोन। कितने टाइम जोन है? 12 टाइम जोन है। यूएसए के वैसे तो ऑफिशियली तो 9 ही है, लेकिन अगर अनऑफिशियली और ऐड करें तो 2 टाइम जोन और आते हैं इसके अंदर। वो कौन से हो गए? तो 11 हो जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा। आप लोगों को एक देश और नाम देता हूँ मैं, कनाडा। कौन सा देश नाम देता हूँ? कनाडा। कनाडा यहाँ पर दिख रहा नहीं होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कनाडा। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि कनाडा के कितने टाइम जोन है। फ्रांस के मैंने बता दिया है, कनाडा के आप लोगों को बताना है, यूएस के मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा रूस के आप लोगों को टाइम जोन बताने हैं कि कितने हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो इसके अनुसार जो चॉइस के अनुसार असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर्वाधिक टाइम जोन रूस के नहीं है इस ऑप्शन के अनुसार। कौन किसके हैं? वो फ्रांस के माने जाते हैं। ठीक है, तो चॉइस का डी हो गया। 25वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के में सामने कि 66.5 डिग्री 66 डिग्री 30 मिनट 66.5 डिग्री अक्षांश पर दिन कितने घंटों का होता है? 66.5 डिग्री अक्षांश पर दिन कितने घंटों का होता है? कितने घंटों का होता है ये बताना है आप लोगों को। तो 0 डिग्री अक्षांश पर दिन कितने घंटे का होता है? मान लो 12 घंटे का होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे दिन की जो लंबाई है वो बढ़ती जाएगी। दिन की लंबाई क्या है? बढ़ती जाएगी। रात की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है तो दिन की लंबाई छोटी हो जाती है वहाँ पर, और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई अधिक हो जाती है। ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि सूर्य अपनी कौन सी कंडीशन में है। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है कि 66.5 डिग्री देशांतर पर दिन कितने घंटे का होता है। सूर्य जब यानी कि अगर भूमध्य रेखा पर 12 घंटे हो रहे हैं तो 66.5 डिग्री पर कितने घंटे का दिन होगा। ध्रुवों को तो आप लोगों को पता है कि 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। तो 66.5 डिग्री पर कितने घंटे का दिन होगा? तो 66.5 डिग्री पर होगा 24 घंटे का दिन होगा। कितने घंटे का? 24 घंटे का दिन होगा। आप लोग सर्च करिएगा गूगल पर कि जापान में दिन कितने घंटे का होता है। जापान में दिन कितने घंटे का होता है, और एक ये भी पता लगाइएगा कि नॉर्वे में दिन कितने घंटे का होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया आप लोगों के 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो 25वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का टॉपिक था अक्षांश और देशांतर। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।